दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज ब्लैक वारंट के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड हमारे कुछ दर्शकों ने की थी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम सुनील नाम के एक आदमी को देखते हैं। सुनील तिहाड़ जेल के जेलर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया होता है। वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर सुनील से कहते हैं कि आप तिहाड़ जेल में काम क्यों करना चाहते हैं। वैसे भी कोई आदमी उस जेल में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इस पे सुनील कहता है कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं कैसे भी वहाँ के कैदियों को हैंडल कर लूंगा। असल में वो ऑफिसर इसलिए सुनील को तिहाड़ का जेलर बनाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उस जेल के कैदी बहुत ही खतरनाक होते हैं। पर सुनील के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसे तिहाड़ जेल में काम करने का मौका मिल जाता है। अब अगले दिन सुनील तिहाड़ जेल में काम करने आता है और उसके साथ मंगत और धैया नाम के दो नए ऑफिसर भी आए होते हैं। उस जेल के हेड ऑफिसर एसपी रघु सुनील को देखकर कहते हैं कि तुम ज्यादा हट्टे कट्टे भी नहीं हो, इसी वजह से तुम यहाँ के कैदियों को अच्छे से संभाल नहीं पाओगे। इतना कहकर वो सुनील को जेल से वापस घर जाने को कहते हैं। दूसरी तरफ रघु मंगत और धैया को जेलर की पोस्ट दे देते हैं। तब सुनील नौकरी न पाकर काफी दुखी हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर घर जाकर अपने परिवार से क्या कहेगा। इतने में सुनील के पास शोभराज नाम का एक आदमी आता है और वो सुनील से कहता है कि अगर तुम इस जेल में सच में काम करना चाहते हो तो मैं एसपी सर से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। फिर सुनील के हाँ कहने पर शोभराज रघु से जाकर बात करता है और शोभराज की बात मानकर सुनील को जेलर की पोस्ट मिल जाती है। ये देखकर सुनील भी हैरान था कि ये शोभराज तो जेल का कैदी है, तो उसकी इस जेल में इतनी ज्यादा कैसे चल रही है। फिर सुनील मंगत और दहिया जेल के इंस्पेक्टर राजेश से जाकर मिलते हैं। वहाँ राजेश उन सभी को बताता है कि इस जेल के कैदी कोई मामूली कैदी नहीं है। ये सारे कैदी किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं, इसलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। फिर जब राजेश उन सभी से बात कर रहा होता है तभी जेल में सरजू और नीला नाम के दो कैदी आपस में लड़ने लगते हैं। तब राजेश उन दोनों कैदियों से पूछता है कि तुम दोनों आपस में किस बात पर लड़ रहे हो। इस पे सरजू कहता है कि मैंने जेल में एक सांप को मारा है, पर नीला सबसे कह रहा है कि उसने उस सांप को मारा है। इस बात पर हम दोनों की लड़ाई हो गई। अब राजेश सुनील को ये बात पता लगाने को कहता है कि आखिर नीला और सरजू में से सांप को किसने मारा है, ये सब मुझे पता लगाकर बताओ। तब सुनील उन दोनों से पूछताछ करने लगता है, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। अब सुनील जैसे ही सवाल जवाब करता है उसी दौरान नीला सरजू पर बहुत गुस्सा हो जाता है और चाकू की मदद से सरजू के चेहरे पर वार कर देता है। ये देखने के बाद सुनील तो काफी डर जाता है और उसने अपने सामने पहली बार इतना खतरनाक दृश्य देखा था। हालांकि सुनील जैसे तैसे खुद को संभालता है, साथ ही बाकी ऑफिसर को भी इस बात की खबर पहुंच जाती है। इसके बाद सुनील अपना काम करने के बाद लंच टाइम में खाना खा रहा होता है। तभी सुनील को किसी लड़की का कॉल आता है। वो फोन उठाकर पूछता है कि आप कौन हैं। इस पे वो लड़की एकदम चुप हो जाती है, जिससे सुनील फोन काट देता है। फिर राजेश सुनील मंगत और दहिया से कहता है कि जो तुमने आज जेल में खून खराबा देखा है ये सब यहाँ के लिए एक मामूली बात है, पर हमें कैदियों के अंदर अपना डर बनाए रखने के लिए नीला को उसके करतूत की सजा देनी होगी। फिर रात में जब सुनील की माँ जा रही होती है तब रास्ते में सुनील की पड़ोसी सुनील की जॉब लगने पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर सुनील की मॉम तो सुनील की जॉब लगने से खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें जेलर की नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिसके बाद अगले दिन दहिया नीला को जेल में बहुत मार रहा होता है और ये देखकर सरजू काफी खुश होता है। इसके बाद सुनील राजेश से जाकर कहता है कि सर, मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि आखिर सांप को किसने मारा था, इसलिए सर मैं इस केस पे काम नहीं करना चाहता। लेकिन राजेश उसे कहता है कि अगर तुम इस केस से बाहर चले गए तो पूरे जेल में तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। फिर थोड़े टाइम बाद वो आदमी सुनील को बताता है कि इस जेल में 3 सबसे बड़ी गैंग है। सबसे पहले गैंग का नाम है त्यागी गैंग और उनके लीडर का नाम है सनी। त्यागी गैंग जेल में गैर कानूनी काम किया करते हैं। दूसरी गैंग का नाम है हड्डी गैंग और उनके लीडर का नाम है अनिल राणा। और तीसरी गैंग का नाम है सरदार गैंग, जिसमें सारे लोग सरदार हैं। फिर वो आदमी सुनील को शोभराज के बारे में भी बताता है कि शोभराज के पास जेल के सभी ऑफिसर के काले चिट्टे मौजूद हैं, इसी वजह से सब लोग उससे डर कर रहते हैं और उसकी बात भी मानते हैं। अब सुनील बाकी कैदियों से जाकर पूछता है
है कि आखिर उस सांप को किसने मारा था। इस पे सभी लोग सुनील को बताते हैं कि उस कैदी को नीला ने मारा था। साथ ही सुनील सरजू से भी जाकर सारी सच्चाई पूछता है। वहाँ सरजू से कहता है कि जेल के कैदी नीला से डरते हैं, इसलिए सभी लोग नीला की साइड ले रहे हैं। ये सुनकर तो सुनील को कुछ भी समझ नहीं आता कि नीला सच बोल रहा है या सरजू। अब इसी बात का पता लगाने के लिए सुनील शोभराज के पास जाता है, क्योंकि शोभराज को जेल के अंदर होने वाली सारी चीजों की खबर होती थी। तब शोभराज सुनील से कहता है कि आप खुद एक ऑफिसर होकर मुझसे मदद मांगने आए हैं, मैं चाहकर भी इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद सुनील वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में तिहाड़ जेल को लेकर एक नई खबर आती है और उसमें लिखा होता है कि तिहाड़ जेल में शोभराज सभी ऑफिसर को ब्लैकमेल किया करता है। इसी वजह से होम मिनिस्टर खुद तिहाड़ जेल की चेकिंग करने आने वाले हैं। ये देखकर एसपी रघु काफी चिंता में आ जाते हैं और वो अपने सभी ऑफिसर से कहते हैं कि हमें कैसे भी होम मिनिस्टर के सामने जेल में शांति बनाए रखनी होगी। फिर रात के समय होम मिनिस्टर तिहाड़ जेल की चेकिंग करने आते हैं। तब सुनील उन्हें तिहाड़ जेल अच्छे से दिखाने लगता है और सुनील एक दूसरे ऑफिसर को कहता है कि तुम जल्दी से राजेश सर को कॉल करके बुला लो। तब वो ऑफिसर राजेश को कॉल करके होम मिनिस्टर के बारे में बताता है, लेकिन राजेश उस समय अपनी बेटी के साथ था, इसी वजह से वो जेल नहीं जाता। वही पुलिस ऑफिसर होम मिनिस्टर के आने की खबर सभी कैदियों को बता देते हैं और सभी कैदियों को होम मिनिस्टर के सामने शांत रहने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद होम मिनिस्टर को भी जेल में कोई गड़बड़ नहीं लगती, पर वो जब वापस जा रहे होते हैं तभी जेल के सारे कैदी जोरों से चिल्लाने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर होम मिनिस्टर कैदियों से मिलने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सभी कैदी शराब पीकर नशे में हैं। ये देखने के बाद तो उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो पूछने लगते हैं कि इन लोगों को शराब किसने दी, जिसका सुनील के पास कोई जवाब नहीं था। फिर अगले दिन जब ये बात रघु को पता चलती है तब रघु सुनील पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि ये सारी चीजें सुनील के सामने हुई थी। फिर रघु सुनील से कहता है कि जब होम मिनिस्टर यहाँ आए थे तो तुमने राजेश को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, वो होता तो मामला संभाल लेता। इस पे सुनील कहता है कि मैंने होम मिनिस्टर के आने की खबर राजेश सर को भिजवाई थी, लेकिन वो आए ही नहीं। जिस पर राजेश साफ साफ मना कर देता है कि मुझे तो कोई खबर ही नहीं मिली, क्योंकि वो जानता था कि रघु राजेश पर भी गुस्सा करेगा। इसके बाद रघु गुस्से में सुनील को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि वो जेल को ठीक तरह से संभाल नहीं पाया था और सुनील भी अपनी नौकरी जाने से काफी निराश हो जाता है। इसके बाद जब वो बाहर जा रहा होता है, इतने में शोभराज सुनील से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें वापस नौकरी पर ला सकता हूँ, मगर सुनील उसकी मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद जब सुनील घर पर काफी उदास बैठा होता है तब सुनील के पापा उसे हौसला देते हैं कि तुम्हें जल्दी जेलर की जॉब वापस मिल जाएगी। इसके बाद एक दिन सुनील को न्यूज़पेपर के जरिए पता चलता है कि तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला नाम के 2 कैदियों को फांसी होने वाली है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल के एसपी रघु को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो नया एसपी आता है उसका नाम मुखो होता है। मुखो सुनील को वापस से काम पर बुलाता है और वो सुनील से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें वापस से एक चांस दे रहा हूँ, तुम्हें कैसे भी करके खुद को साबित करना होगा। साथ ही मुखो सुनील को बताता है कि कुछ दिनों बाद बिल्ला और रंगा को फांसी होने वाली है, इसलिए प्रतिभा नाम की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट उन दोनों का इंटरव्यू लेने आने वाली है। और प्रतिभा काफी ज्यादा चालाक औरत है, अगर उसने हमारे खिलाफ कोई गलत खबर पेपर में छाप दी तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। ये सुनने के बाद सुनील मुखो से वादा करता है कि वो इस बार अपना काम अच्छे से करेगा। फिर मुखो के जाने के बाद राजेश, दहिया, मंगत और सुनील से कहता है कि हमें फांसी तक रंगा और बिल्ला का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं फांसी से पहले कोई गड़बड़ नहीं चाहता और प्रतिभा तुम सभी को अपने सवालों से बहकाने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम उसकी बातों में मत आना। तब सुनील भी सोच लेता है कि वो कैसे भी उन दोनों के फांसी होने तक कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। फिर सुनील उन दोनों की फांसी की सारी तैयारी अच्छे से करने लगता है और जेल में भी काफी समय बाद किसी कैदी को फांसी होने वाली थी। फिर अगले दिन प्रतिभा सुनील से कुछ सवाल पूछने के लिए जेल में आती है और वहाँ प्रतिभा सुनील से पूछती है कि रंगा और बिल्ला की फांसी की तैयारी कैसी चल रही है, आपको क्या लगता है कि उन दोनों में से असली गुनहगार कौन है। यहाँ सुनील प्रतिभा की बातें सुनकर समझ जाता है कि वो उसे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश कर रही है। इस पे सुनील प्रतिभा से कहता है कि हम आपके सवालों के जवाब रिटर्न में लिखकर दे देंगे और वो प्रतिभा के काफी पूछने के बाद भी कुछ नहीं बताता। तब प्रतिभा कहते कि मैं अभी तो जा रही हूँ,
हूँ, लेकिन मैं रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू लेने जरूर आऊंगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि ये पूरी कहानी 1970s के टाइम की है, जब ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोग न्यूज़पेपर के जरिए खबर जाना करते थे। खैर, फिर प्रतिभा के जाने के बाद सुनील अपने कैबिन में काम कर रहा होता है। तभी जेल में रखे फोन पर प्रिया नाम की लड़की का कॉल आता है, जो सुनील से कहती है कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? मैं तो बस ऐसे नंबर डायल कर रही थी और बताओ, जेल में फोन लग गया। जिसपे सुनील पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरी दोस्त बनना क्यों चाहती हो? इस पे प्रिया उसे बताती है कि मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद है और शायद आप जेल में कोई ओहदे पर होंगे। तब सुनील भी मुस्कुराता है और वो भी प्रिया से बातें करने लगता है। फिर प्रिया सुनील से पूछती है कि रंगा और बिल्ला को फांसी इसलिए हो रही है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर एक लड़की के साथ गलत किया है। और आपको क्या लगता है कि उन दोनों में से लड़की और लड़के को किसने मारा होगा? क्योंकि रंगा बिल्ला इल्जाम एक दूसरे पर डालने में लगे हैं। तब इसका सुनील के पास कोई जवाब नहीं होता और वो असलियत जानने के लिए राजेश के पास जाता है। वहाँ राजेश सुनील से कहता है कि रंगा और बिल्ला ने मिलकर ये क्राइम किया है, पर अब वो दोनों मौत के डर से अपना इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। वैसे भी वो दोनों इस जुर्म के बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए तुम दोनों के बारे में इतना मत सोचो। जिसके बाद रात के समय सुनील घर पर बैठकर रंगा और बिल्ला के बारे में सोच रहा होता है। इतने में सुनील की मॉम उसे आकर कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो, तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। पर सुनील तो इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता था। खैर, अब जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी लगाने के लिए दो जल्लाद आते हैं और वो दोनों जल्लाद रंगा और बिल्ला को फांसी लगाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रंगा और बिल्ला अपने मरने की खबर सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं और सुनील भी पहली बार किसी आदमी को फांसी लगते हुए देखने वाला था, इसलिए वो भी काफी डरा हुआ था। फिर रात के समय प्रतिभा जेल में रंगा और बिल्ला का इंटरव्यू लेने आती है, पर सुनील प्रतिभा को हैंडल करना जानता था। वो प्रतिभा से कहता है कि आप इंटरव्यू के दौरान रंगा और बिल्ला से कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकती। तब प्रतिभा उन दोनों से इंटरव्यू लेने जाती है और बिल्ला से जाकर पूछती है कि मुझे सब सच बता दो। इस पे बिल्ला उसे बताता है कि उस दिन उन दोनों बच्चों को रंगा ने मारा था। मैं चाहकर भी रंगा को रोक नहीं पाया, लेकिन रंगा ने पुलिस के सामने झूठ कहा था कि मैंने भी उसके इस काम में साथ दिया था, बल्कि मैं तो पूरी तरह से बेकसूर हूँ। फिर प्रतिभा रंगा से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ जेल में सही बर्ताव होता है? ये सुनकर सुनील प्रतिभा से कहता है कि आप जेल के बारे में कैदी से पूछ नहीं सकती, हम लोग सभी कैदियों के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं। हालांकि सुनील समझ जाता है कि ये प्रतिभा और भी कुछ सवाल पूछने वाली है, इसलिए वो कह देती है कि अब इंटरव्यू का समय खत्म हुआ और वो प्रतिभा को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तब प्रतिभा जाने से पहले कहती है कि मुझे लगता है कि रंगा और बिल्ला बेकसूर हैं, मुझे उनकी आंखों में सच दिखाई दे रहा है। पर सुनील प्रतिभा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी के लिए लेकर जा रहे होते हैं और ये दोनों ही काफी चिल्ला रहे थे कि हमें फांसी मत दो। तब उन दोनों को फांसी पर लटका हुआ देखकर सुनील की हालत खराब हो जाती है और फांसी लगने के बाद डॉक्टर रंगा और बिल्ला की मौत को कंफर्म करने आते हैं। तो डॉक्टर को पता चलता है कि रंगा की सांसें तो अभी भी चल रही हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मुखो सभी ऑफिसर से पूछने लगता है कि फांसी लगने के बाद आखिर रंगा बच कैसे गया, पर किसी भी ऑफिसर के पास सवालों का जवाब नहीं था। तब राजेश मुखो से कहता है कि सर, आप टेंशन मत लीजिए, ये खबर मीडिया तक पहुँचने से पहले रंगा मर जाएगा। असल में अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती तो पूरे देश में तिहाड़ जेल की काफी बदनामी होती। इसके बाद राजेश अपने ऑफिसर से कहकर रंगा की लाश को दोबारा से फांसी पर लटका देता है और आखिर में रंगा की मौत हो जाती है। हालांकि रंगा को जबरदस्ती मरते हुए देखकर सुनील की हालत खराब हो गई थी। फिर सुनील मीडिया में जाकर कहता है कि तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को कानूनी तौर पर फांसी हो गई है। इससे उन सभी गुनहगारों को सबक मिलेगा जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं। फिर जेल में राजेश भी सुनील की काफी तारीफ करता है क्योंकि सुनील ने बहुत अच्छे से रंगा और बिल्ला के केस को संभाला था। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थाने के बाहर 250 स्टूडेंट्स मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। असल में वो सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ऑफिसर उन सभी स्टूडेंट को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के काफी कहने के बाद भी उनमें से कोई शांत नहीं होता। इसलिए पुलिस को मजबूरन उन सभी स्टूडेंट को तिहाड़ जेल में
टालना पड़ता है, लेकिन जेल के अंदर भी वो सारे स्टूडेंट नारेबाजी कर रहे थे। उधर राजेश ऑफिसर को बताता है कि हमें उन सभी स्टूडेंट का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो सारी जिम्मेदारी हम पर आएगी। इसलिए राजेश उन सभी स्टूडेंट की जिम्मेदारी मंगत के हाथों में सौंप देता है। फिर मंगत और सुनील मिलकर स्टूडेंट को जेल में शांत करा रहे होते हैं, पर उनमें से कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी दहिया सुनील से कहता है कि अगर स्टूडेंट को शांत कराना है तो हमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, वरना कोई भी हमसे नहीं डरेगा। फिर दहिया इतना कहने के बाद सभी स्टूडेंट पर जोर से चिल्लाता है और उसके डर से सारे स्टूडेंट शांत हो जाते हैं। फिर जब सुनील खाना खा रहा होता है तभी दहिया और मंगत सुनील से आकर कहते हैं कि हमें पता है कि तुम रात में प्रिया नाम की लड़की से बात करते हो, और ये कहकर वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर सुनील उन दोनों से कहता है कि प्रिया मेरी सिर्फ एक दोस्त है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि दहिया भी किसी लड़की से कॉल पर बात करने लगता है, और वो लड़की कौन है ये हमें आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हम जेल में स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो सभी आपस में मिलकर जेल से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। इतने में उनके पास गर्वित नाम का एक लड़का आता है और वो उन सभी से कहता है कि तुम कभी भी इस जेल से नहीं भाग पाओगे, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी है। फिर अगले दिन मुखो सभी ऑफिसर से कहता है कि कोर्ट ने मकबूल भट्ट को दूसरे वार्ड में रखने का ऑर्डर दिया है। असल में मकबूल एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, इसलिए गवर्नमेंट मकबूल से काफी खुफिया बातें जानना चाहती थी। साथ ही वो कहता है कि करतार और उजागर नाम के दो भाइयों को भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है। तब मुखो के कहने पर सुनील मकबूल को दूसरे वार्ड में लेकर जाता है और फिर सुनील वहाँ गर्वित से मिलता है। तो गर्वित उसे बताता है कि सारे स्टूडेंट्स जेल से भागने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। जो सुनकर सुनील भी हंसने लगता है। फिर उन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने जेल में आते हैं और पुलिस उन सभी पेरेंट्स को एक एक करके अपने बच्चों से मिलने भेजती है। इतने में जेल के शेफ सैनी सुनील के पास किचन के सामान की लिस्ट लेकर आते हैं और वहाँ सैनी उसे बताते हैं कि करतार और उजागर दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं और जैन नाम के आदमी ने उन दोनों भाइयों से अपनी पत्नी का खून कराया था और जैन एक शैतान है। हालांकि जैन के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण करतार और उजागर को जेल में सजा काटनी पड़ रही है। साथ ही वो कहता है कि तिहाड़ जेल में सभी कैदियों की अपनी अपनी कहानी है। कुछ कैदी तो बिना गलती किए जेल में सजा काट रहे हैं और इसी जेल में कुछ कैदियों को राजा की तरह रखा जाता है जिनके पास काफी सारा पैसा है। जो सुनकर सुनील को भी काफी दुख होता है। जिसके बाद रात के समय जेल का सायरन एकदम से बजने लगता है और सारे ऑफिसर वहाँ इकट्ठा होते हैं। मुखो उन सभी ऑफिसर को बताता है कि हमारे जेल से 180 स्टूडेंट्स गायब हैं और उन सभी स्टूडेंट की जिम्मेदारी मंगत पर थी, इसलिए मंगत को कैसे भी करके सच्चाई पता लगानी होगी, वरना मंगत की हमेशा के लिए जॉब चली जाएगी। ये सुनकर मंगत काफी परेशान हो जाता है और वो जल्दी से जाकर बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है, पर कोई भी स्टूडेंट उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ राजेश सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि आखिर तुम्हारे रहते हुए स्टूडेंट जेल से कैसे भागे, पर सिक्योरिटी गार्ड के पास भी कोई जवाब नहीं होता। अब दहिया सुनील से आकर कहता है कि हमें मंगत की नौकरी बचाने के लिए सच्चाई का पता लगाना होगा और यहाँ सुनील को भी स्टूडेंट के भागने का राज समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए शोभराज के पास जाता है। वहाँ शोभराज उसे कहता है कि हर बार कैदी जेल की दीवार टाप कर नहीं भागते, कभी कभी छोटी चीजों से भी बड़े काम किए जा सकते हैं। आप अपने दिमाग पर जोर लगाइए और आपको जवाब मिल जाएगा। तब शोभराज की बातें सुनने के बाद सुनील को एक आइडिया आता है और वो बाकी स्टूडेंट के पास जाता है। वहाँ वो अंशुल नाम के एक स्टूडेंट को अकेले में ले जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें वो 180 स्टूडेंट के भागने के प्लान के बारे में पता है। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें जेल से आजाद कर दूंगा और तुम अपने घर वालों से मिल सकोगे, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं बितानी होगी। सुनील की बातें सुनकर अंशुल काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। फिर सुनील मुखो से जाकर कहता है कि सर, उन सभी स्टूडेंट के भागने के पीछे मंगत की कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के भागने में मदद उनके पेरेंट्स ने की थी। असल में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने आते थे उन सभी के हाथों पर एक स्टैंप लगाया जाता था और जिसके भी हाथ में वो स्टैंप लगा होता था वो आदमी आराम से जेल के बाहर जा सकता है। इसलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने हाथ के स्टैंप को अपने बच्चों के हाथों पर लगा दिया था और इसी के जरिए वो सभी स्टूडेंट जेल से बाहर चले गए।
जिसके बाद मुखो उन तीनों को अपनी लॉज पर बुलाता है और मंगत से कहता है कि इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा, पर आगे से अपनी जॉब का ख्याल रखना। फिर जब मुखो उन तीनों से बात कर ही रहा होता है तब दहिया की नजर मुखो की बीवी पर जाती है और मुखो की बीवी भी दहिया को बार बार इशारे कर रही थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जरूर इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। फिर सुनील मुखो से कहता है कि सर, हमारे जेल में बी और सी क्लास के कैदी हैं। बी क्लास के कैदियों को ज्यादा सुविधा मिलती है, इसलिए हमें बी और सी क्लास दोनों को एक समान कर देना चाहिए। लेकिन राजेश सुनील की बात से सहमत नहीं था, क्योंकि बी क्लास वाले कैदी अमीर घर के लोग थे और वो राजेश की भी जेब गरम करते थे। इसी वजह से बी क्लास के कैदियों को ज्यादा फैसिलिटी दी जाती थी। इस पे मुखो सुनील से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात बेहद पसंद आई है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। फिर अगले दिन सुनील करतार और उजागर को जेल की फैक्ट्री में काम करने के लिए लेकर जाता है और वो दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कविता नाम की एक लड़की तिहाड़ जेल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आती है और सुनील कविता को गर्वित से मिलाता है। वो कविता से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो गर्वित तुम्हें वो चीज लाकर दे देगा और गर्वित तुम्हें इस जेल के बारे में अच्छे से सब समझा भी देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनील घर पर खुद को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भी समझ गया था कि कैदियों को कंट्रोल करना है तो उनसे मजबूत होना पड़ेगा। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम जेल में जोहल नाम के लड़के को देखते हैं। जोहल जेल में सनी का बॉल चुरा कर अपने साथ ले जाता है। असल में उस बॉल के अंदर ड्रग्स भरा होता है और वो ड्रग्स वाला बॉल सनी को जेल में चुपके से दिया जाता था। वहीं हम दहिया को देखते हैं जिसका अफेयर मोखो की बीवी के साथ चल रहा होता है और वो दोनों एक साथ कमरे में समय बिता रहे थे, पर मोखो के लॉज में आने से पहले दहिया वहाँ से चला जाता है। फिर जब सनी यहाँ पर बॉल लेने आता है तो वहाँ पर उसे बॉल कटा हुआ मिलता है और वो देखकर समझ जाता है कि जरूर किसी ने उसका ड्रग्स चुरा लिया है और यहाँ सनी का सारा शक हड्डी गैंग पर जाता है, इसलिए सनी हड्डी गैंग के एक आदमी को जान से मार डालता है। फिर अगले दिन ये बात राजेश को पता चलती है तो राजेश हड्डी और त्यागी गैंग में सुलह कराने के लिए सनी और अनिल को बुलाता है, लेकिन इधर भी ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। सनी राजेश से कहता है कि जब तक मुझे उस चोर के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, और राजेश चाहकर भी सनी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सनी राजेश को पैसे दिया करता है। इसके बाद ये ड्रग्स वाली बात मुखो को पता चल जाती है और वो राजेश से कहता है कि तुम पता लगाओ कि आखिर कौन हमारे जेल में ड्रग्स का धंधा कर रहा है। दूसरी तरफ मंगत राजेश से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम से घर जाना है, इसलिए क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है, लेकिन राजेश ये कहकर मना कर देता है कि हमें कैसे भी करके ड्रग्स वाला मामला संभालना पड़ेगा वरना हम लोगों की नौकरी जा सकती है। अब हम सुनील को देखते हैं। सुनील अच्छे से तैयार होकर प्रिया से मिलने डिनर पर जा रहा होता है और आज वो पहली बार प्रिया से मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश भी था। फिर थोड़े टाइम बाद सुनील प्रिया से रेस्टोरेंट में आकर मिलता है जहाँ ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं और सुनील को प्रिया बहुत पसंद भी आती है। फिर जेल में ऑफिसर सभी लोगों की तलाशी ले रहे होते हैं और वो बस कैसे भी असली ड्रग्स चोर का पता लगाना चाहते थे, हालांकि उन्हें किसी के पास भी ड्रग्स नहीं मिलते। साथ ही मंगत अपने घर वालों से कहता है कि अभी जेल में काफी काम है इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा। फिर हम कविता को देखते हैं। कविता जेल में गर्वित के साथ घूम रही होती है और वो एक एक करके जेल के बारे में सारी बातें जान लेती है, जिसके बाद दहिया के मॉम डैड दहिया को कॉल करके बताते हैं कि हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये सुनकर दहिया शॉक्ड हो जाता है। साथ ही सुनील और मंगत को भी दहिया की शादी की खबर मिल जाती है, इसलिए ये दोनों दहिया को चिढ़ाने लगते हैं। अब सैनी किचन के सामान के लिस्ट पर साइन करने के लिए सुनील के पास आता है तो सुनील उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे लॉज में क्यों नहीं रहते हो, वैसे भी आपका क्वार्टर काफी दूर पड़ता है इसलिए आप चाहो तो यहीं पर रह सकते हो। इस पे सैनी कहता है कि सर ये लॉज मुखो सर ने आपको दिया है, मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर रहना ही है तो मुझे मुखो सर की परमिशन लगेगी। तब सुनील कहता है कि मैं मुखो सर से परमिशन लेकर आता हूँ। फिर सुनील जब मुखो सर की लॉज पर जा रहा होता है तभी उसे मुखो सर के कमरे से दहिया भागता हुआ दिखता है। इतने में मुखो सुनील से आकर पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को मेरे लॉज के बाहर भागते हुए देखा था। तब सुनील झूठ कह देता है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। साथ ही सुनील यह मुखो सर से सैनी की बात भी कर लेता है। इसके बाद सुनील दहिया से जाकर कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि मुखो सर ने तुम्हें देखा नहीं, वरना आज तुम्हारी नौकरी चली जाती और तुम्हें दूसरे की बीवी के साथ ये सब करना शोभा नहीं देता। इतना कहने के बाद सुनील वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद दहिया की शादी हो रही होती है और दहिया की शादी में सभी लोग आए थे। साथ ही उसकी शादी में मुखो की बीवी
बीवी भी आई होती है, लेकिन वो दहिया को शादी करते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके बाद दहिया सुनील से कहता है कि तुम कैसे भी करके मुखो की बीवी को संभालो, वरना वो मेरी शादी तोड़वा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जेल में सनी सभी कैदियों की तलाशी ले रहा होता है, हालांकि उसे तब भी कुछ नहीं मिलता। इधर शादी में सभी लोग काफी डांस कर रहे होते हैं और सुनील भी अपनी पूरी नजर सीमा पर गड़ाए बैठा था। इसके बाद मुखो की बीवी सीमा और सुनील एक साथ बैठे होते हैं। तब सीमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे और दहिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जब अपने घर में आपको इज्जत नहीं मिलती, तब आपको दूसरों की नजरों में इज्जत देखनी पड़ती है, और इसी कारण मुझे दहिया से प्यार हो गया। तब सुनील भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर जेल में सनी सरदार गैंग की तलाशी ले रहा होता है, पर सरदार गैंग का लीडर सनी से कहता है कि सरदार गैंग में कोई भी चोरी नहीं करता, इसलिए तुम वापस चले जाओ। हालांकि सनी उसकी बात नहीं मानता और दोनों गैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इतने में वहाँ पर बाकी ऑफिसर आ जाते हैं और इन सबको अपनी जेल में जाना पड़ता है। फिर अगले दिन राजेश तीनों गैंग के लीडर को ऑफिस में बुलाता है और वो तीनों से कहता है कि तुम लोगों को आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। इस पे सनी कहता है कि हमारे बीच दोस्ती कभी नहीं हो सकती और मैं उस चोर को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। यहाँ सरदार गैंग और हड्डी गैंग भी एक दूसरे से दोस्ती करना नहीं चाहते थे। जिसके बाद हम मार्केट में सुनील को देखते हैं, जो एक दुकान से सोने के झुमके खरीद रहा होता है। असल में ये झुमके सुनील ने दहिया के लिए खरीदा था, क्योंकि दहिया सीमा को ये झुमके देकर अपनी बात को रफा दफा करना चाहता था। पर सीमा दहिया से कहती है कि तुम्हें अगर दूर जाना है तो चले जाओ, अब मेरे पास मत आना, और वो झुमके लेने से भी मना कर देती है। फिर जब रात में मुखो घर आता है, तब उसे घर में वो झुमके मिलते हैं और वो उस झुमके के बॉक्स पर दुकान का नाम देख लेता है। फिर मुखो अगले दिन वो झुमके लेकर दुकानदार के पास जाता है और पता चलता है कि दुकानदार ने वो झुमके सुनील नाम के लड़के को बेचे थे। फिर मुखो सुनील को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे और मेरी बीवी के बीच में कुछ चल रहा है। तुमने मेरी बीवी को झुमका दिया था ना, मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम सुबह तक नौकरी से रिजाइन कर दो, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। सुनील ये सब सुनकर काफी डर जाता है और वो न चाहते हुए भी मुखो को सारी बात बता देता है। अब दहिया का नाम सुनकर मुखो को काफी गुस्सा आता है और फिर अगले दिन मुखो अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करा लेता है। पर जाने से पहले वो दहिया से कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा गिरा हुआ आदमी कभी नहीं देखा। तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, और तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारे और मेरी बीवी के रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद मुखो अपनी बीवी के साथ वहाँ से चला जाता है। हालांकि हम देख पाते हैं कि मुखो ने अपनी बीवी को बहुत मारा था, जिसके कारण उसका चेहरा पूरा खराब हो गया था। खैर फिर दहिया सुनील पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुझसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा जो तूने मुखो को मेरे बारे में बता दिया। इस पे सुनील कहता है कि अगर मैं उन्हें सच्चाई नहीं बताता तो मेरी नौकरी चली जाती। तब गुस्से में दहिया सुनील पर हाथ भी उठाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर हम सुनील को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने बड़े भाई के लिए लड़की देखने आया होता है। सुनील की मॉम उससे कहती है कि तुम लड़की वालों को अपने बारे में मत बताना कि तुम कहाँ जॉब करते हो, वरना ये रिश्ता टूट जाएगा। फिर जब सुनील का परिवार लड़की वालों से रिश्ते की बात कर रहा होता है, तभी लड़की के पापा सुनील से उसके बारे में पूछते हैं। तब सुनील सीधा बता देता है कि मैं तो तिहाड़ जेल में काम करता हूँ और मेरी वजह से मेरे बड़े भाई की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जैन से पूछते हैं कि आखिर करतार और उजागर ने तुम्हारी बीवी को कैसे मारा था। इस पे जैन बताता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी बीवी को मार डाला। हालांकि हम देख पाते कि जैन को अपनी बीवी की मौत से कोई दुख नहीं था। दूसरी तरफ सुनील कलेक्टर से मिलने जाता है और वह उनसे कहता है कि करतार और उजागर बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उन दोनों की मदद करना चाहता हूँ। फिर हम नए एसपी को देखते हैं। एसपी सर सभी ऑफिसर से कहते हैं कि कुछ दिनों बाद जेल में ऑडिटर आने वाले हैं, इसलिए कोई भी उस समय गायब नहीं रहेगा और मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। फिर रात के समय रेस्टोरेंट में राजेश अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, पर राजेश की बीवी काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि राजेश हफ्ते में एक बार ही अपने घर आता था। वो राजेश से कहते कि तुम जब से ये जॉब कर रहे हो तब से तुम हमें पूरी तरह से भूल चुके हो। तब राजेश कहता
कहता है कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, हम पुलिस वालों को हर समय कैदियों पर ध्यान रखना पड़ता है और मैं चाहकर भी अपने काम से पीछे नहीं हट सकता। तब इसी बात पर पति पत्नी के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद हम घर पर सुनील को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बड़े भाई का रिश्ता टूट गया और कोई भी एक जेलर के घर में अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहेगा। इस पे सुनील कहता है कि आप देख लेना, मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि आपको मुझ पर गर्व होगा। और सुनील को देखकर लग रहा था कि वो अपने कैदियों के बारे में कुछ सोच रहा है। फिर अगले दिन कुछ ऑडिटर तिहाड़ जेल में ऑडिट करने के लिए आते हैं और सभी ऑफिसर उन ऑडिटर्स के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे। साथ ही सुनील भी मोहन नाम के एक बड़े लॉयर से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अपने कैदियों के लिए लॉयर चाहिए, क्योंकि उन सभी के पास लॉयर रखने के पैसे नहीं हैं, इसलिए क्या आप मेरी मदद करोगे। इस पे मोहन सुनील को सभी कैदियों की फाइल्स लाकर दिखाने को कहता है। फिर जब सुनील जेल में उन सभी की फाइल्स ढूंढ रहा होता है, तब मंगत उसे कहता है कि आखिर तुम कहाँ गायब थे, तुम्हें पता है ना जेल में ऑडिटर्स आए हैं और इस समय हमारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सुनील मंगत की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर रात के समय सुनील लॉ के बारे में कुछ किताबें पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ राजेश मंगत और धैया से कहता है कि तुम लोग ऑडिटर्स का अच्छे से ख्याल रखना, वरना ऑडिटर्स तुम्हारे खाते से पैसे गायब कर देंगे। फिर अगले दिन सुनील एसपी सर से अपनी फाइल्स पर साइन लेने आता है, मगर एसपी उसे कहते हैं कि मैं अभी काफी बिजी हूँ, तुम बाद में साइन लेने आ जाना। तब सुनील फाइल पर साइन लेने के लिए कलेक्टर के पास पहुँच जाता है, तो कलेक्टर उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें इस फाइल्स का क्या करना है। इस पे सुनील उन्हें बताता है कि मैं सारे कैदियों के लिए लॉयर रखना चाहता हूँ, इससे सभी कैदी अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। जिसके बाद रात के समय सुनील घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में सुनील की आंटी उसे कहती है कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस रहने लगे हो। इस पे सुनील कहता है कि पुलिस वालों को हर समय अपने काम को लेकर चौकन्ना रहना पड़ता है। फिर अगले दिन सनी देखता है कि उसकी ड्रग्स वाली बॉल जोहल चुरा रहा होता है। इस पे वो जोहल को पकड़कर बहुत मारने लगता है। तभी यहाँ पर हड्डी गैंग और सरदार गैंग के बीच भयंकर लड़ाई होती है और इनकी लड़ाई को शांत कराने के लिए पुलिस वालों को बीच में आना पड़ता है। फिर रात में अनिल सनी से कहता है कि अगर हमें सरदार को हराना है तो हम दोनों को एक होना पड़ेगा, वरना सरदार लोग हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेल में ऑडिटर्स का काम लगभग खत्म होने वाला होता है और राजेश सभी ऑडिटर्स का अच्छे से ध्यान रख रहा था। इधर रेस्टोरेंट में सुनील प्रिया के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है और वो प्रिया को बताता है कि हम लोगों को कोई भी नहीं समझ सकता, सबको लगता है कि जेलर की जॉब खराब जॉब है, लेकिन मैं उन सभी कैदियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जिन्हें कभी भी इंसाफ नहीं मिला है। तब प्रिया को सुनील की बात सुनकर काफी अच्छा लगता है कि सुनील कितना अच्छा इंसान है। जिसके बाद अगले दिन मोहन सुनील को कुछ यंग लॉयर से मिलाता है और कहता है कि ये तीनों अभी नए नए लॉयर बने हैं, ये लोग तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। दूसरी तरफ जब ऑडिटर सभी ऑफिसर के खाते चेक कर रहे होते हैं, तभी उन्हें सुनील के खाते में काफी गड़बड़ दिखाई देती है। इसी वजह से वो ऑडिटर सुनील को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं था कि इस समय सुनील कहाँ है। इधर सुनील उन सभी लॉयर से कहता है कि क्या आप लोग मेरी मदद करोगे, मैं कैदियों के लिए लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तब वो लॉयर मना कर देते हैं कि हम बिना पैसों के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर सुनील काफी निराश होकर जेल में आता है, तो वहाँ राजेश सुनील को बताता है कि तुम्हारे खाते से 10,000 रुपए गायब हुए हैं। ये सुनकर तो सुनील काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि सर मैंने कोई भी पैसों का घपला नहीं किया है। पर राजेश सुनील की बात नहीं मानता और वो उसे कहता है कि तुम अपनी जेब से 10,000 रुपए भरो, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। फिर सुनील एसपी सर से जाकर इस बारे में बात करता है, लेकिन एसपी सर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते, क्योंकि जेल में जब ऑडिटर सबके खातों को चेक कर रहे थे, तब सुनील उस समय कहीं बाहर घूम रहा था। इसके बाद जेल में सुनील से मिलने उसकी आंटी आती हैं और वो कहती हैं कि मेरी कुंडली में जेल जाना लिखा हुआ है, इसलिए पंडित जी ने कहा है कि अगर तुम जेल का खाना खा लोगी तो तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। तब सुनील अपनी आंटी को खाना ला कर देता है और आंटी वो लेकर घर चली जाती हैं। इसके बाद सुनील से मिलने चार्ल्स सोबराज आता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे 10,000 रुपए भर सकता हूँ, लेकिन सुनील मना कर देता है कि ये मैं खुद ही देख लूंगा। फिर सुनील राजेश से जाकर कहता है कि सर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, बस आप मेरे 10,000 रुपए माफ कर दो। इस पे राजेश कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम जानते हो हमारे जेल में रात के समय किचन के लिए राशन आता है, हमें बस उस राशन में से थोड़ा सा राशन चुरा कर बाहर बेच देना है, इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारा 10,000 रुपए का कर्जा भी माफ हो जाएगा। तब सुनील को ना चाहते हुए भी राजेश की बात माननी पड़ती है। फिर कुछ दिनों बाद करतार और उजागर की फांसी का दिन आता है और इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी जाती है, जो देखकर राजेश को भी थोड़ा बुरा
बुरा लगता है क्योंकि वो चाहकर भी किसी को बचा नहीं सकता था। हालांकि वो जानता था कि इन दोनों भाइयों ने कुछ भी नहीं करा। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रात के समय जेल में कैदियों को देखते हैं। जब सारे कैदी सो रहे होते हैं तभी उन सभी कैदियों को बहुत ठंडी लगने लगती है, पर उन कैदियों के पास शरीर पर ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होते। इसी बात से परेशान होकर सभी कैदी अपनी आवाज उठाने लगते हैं। फिर जब ये बात राजेश को पता चलती है तब राजेश उन सभी कैदियों पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इन लोगों का खाना पीना ही बंद करवा देता है। फिर राजेश अपने सभी ऑफिसर से कहता है कि अगर कैदी कुछ दिनों तक भूखे रहेंगे तो इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर सैनी भी सुनील से आकर कहता है कि सर, उन सभी कैदियों के लिए गवर्नमेंट कंबल भेजती है, लेकिन इस बार तो कंबल बहुत ही कम आए थे और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन सुनील ये सब मामले में वापस नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम मंगत को देखते हैं जिसे उसके घर वाले बताते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कुछ दिनों से गायब है। हमने हर जगह उसे ढूंढा पर वो कहीं मिला नहीं। ये सुनने के बाद मंगत काफी परेशान हो जाता है। तभी मंगत देखता है कि एक कैदी ठंडी के कारण बेहोश हो गया है। ये देखकर वो जल्दी से डॉक्टर बुलाता है और वहाँ बाकी ऑफिसर भी आ जाते हैं। इसके बाद मंगत जेल में ही अपने भाई की याद में ड्रिंक करने लगता है क्योंकि उसे काफी टेंशन हो रही थी। जिसके बाद सुनील मंगत से जाकर कहता है कि जेल में ड्रिंक कर रहे हो, अगर ये बात राजेश सर को पता चल गई तो वो तुम पर काफी गुस्सा करेंगे। हालांकि राजेश को मंगत के ड्रिंक करने के बारे में पता चल ही जाता है और वो मंगत से कहता है कि तुम अगर ड्रिंक करके कैदियों के बीच रहोगे तो मौके का फायदा उठाकर वो तुम्हें भी मार डालेंगे। तभी सुनील राजेश से कहता है कि सर, हमें कैदियों के लिए कंबल लेकर आने चाहिए। इस पे राजेश कहता है कि हम कहां से कंबल लाएंगे, हमें खुद गवर्नमेंट पैसे देती है, इसलिए गवर्नमेंट ही कैदियों को कंबल दे सकती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। फिर सुनील प्रिया के साथ बाहर घूम रहा होता है और वो प्रिया से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कैदियों की मदद करूं। इस पे प्रिया कहते कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकती हूं, पर सुनील को प्रिया की बातों पर यकीन नहीं होता। फिर हम गर्वित को देखते हैं जो जेल में सुनील से बात करके कविता से मिलने रेस्टोरेंट में आया होता है। तो कविता उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस जुर्म में अरेस्ट किया गया था। इस पे गर्वित उसे सच बता देता है कि मैंने गुस्से में एक आदमी को चाकू मार दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद कविता काफी डर जाती है और वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाती। जिसके बाद गर्वित उदास होकर वापस जेल में आ जाता है। हालांकि तभी गर्वित को एक खुफिया खबर मिलती है कि जेल की फैक्ट्री में कुछ लोग हथियार बना रहे हैं। तब गर्वित ये बात सीधा सुनील को बताता है और सुनील भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद सुनील राजेश के ऑर्डर पर फैक्ट्री में रेड मारता है और फैक्ट्री में कुछ लोग गैर कानूनी हथियार बनाते हुए पकड़े जाते हैं। तब वो लोग बताते हैं कि हम लोग ये हथियार सनी और अनिल के कहने पर बना रहे थे। फिर जब ये बात एसपी सर को पता चलती है तो वो पूरे जेल की तलाशी करवा देते हैं, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। इस पे राजेश सुनील और धैया से आकर कहता है कि तुम दोनों फालतू में जेल की तलाशी ले रहे हो। वैसे भी जेल के सारे कैदी हमसे गुस्से में बैठे हैं, अगर हमने अभी भी तलाशी लेनी कंटिन्यू रखी तो ये लोग हम पर हमला भी कर सकते हैं, इसलिए इसी बात को यही खत्म करो। फिर अगले दिन सनी राजेश से आकर कहता है कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है, पर आपके ऑफिसर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इस पे राजेश उसे वादा करता है कि आज के बाद मेरा कोई भी ऑफिसर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। फिर जेल में सैनी सुनील को आकर बताता है कि गवर्नमेंट ने कैदियों के कंबल के लिए पैसे भेजे थे, लेकिन वो सारे पैसे राजेश और एसपी सर ने लूट लिए हैं और आपको उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सुनील ये कहकर मना कर देता है कि मुझे किसी भी बड़े ऑफिसर से दुश्मनी मोल नहीं लेनी। फिर सैनी फैसला करता है कि वो खुद जाकर कलेक्टर से राजेश और एसपी की कंप्लेन करेगा, इसलिए वो कलेक्टर को जाकर सारी बात बता देता है। लेकिन सैनी को ये बात पता नहीं थी कि कलेक्टर भी उन सभी के साथ मिला हुआ है और कलेक्टर सैनी को वहाँ से डांट कर भगा देता है। दूसरी तरफ कोर्ट मकबूल को फांसी की सजा सुनाती है क्योंकि मकबूल के आदमियों ने इंडिया पर टेररिस्ट अटैक किया था। जिसके बाद श्रॉफ नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर सुनील से आकर मिलता है और वो कहता है कि मुझे प्रिया ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मैं जानता हूँ कि आप कैदियों की लीगल तरीके से मदद करना चाहते हो। जो सुनकर सुनील बहुत खुश हो जाता है। फिर श्रॉफ सारे कैदियों की फाइल देखने के बाद सुनील से कहता है कि हम लोग कैदियों के लिए एक लीगल क्लिनिक खोलेंगे जिसमें उन कैदियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। जो सुनकर सुनील भी रेडी हो जाता है। फिर रात के समय मकबूल को फांसी देने के लिए जल्लाद आते हैं और थोड़े समय में मकबूल को फांसी दे दी जाती है। दूसरी तरफ सैनी भी अपने कमरे में काफी उदास बैठा था क्योंकि अब कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद अगले दिन सुनील सैनी से मिलने उसके कमरे में जाता है
है तो वो देखता है कि सैनी ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी है। असल में सैनी की इतनी बेइज्जती होने के बाद उसे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये देखकर सुनील बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। साथ ही एसपी सर सैनी के केस को सुसाइड करार दे देते हैं। ये देखकर सुनील काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि किसी और को सैनी की मौत से कोई दुख नहीं था। इसके बाद सुनील जब घर आता है तो घर पर उसके परिवार वाले काफी खुश थे, क्योंकि सुनील ने कैदियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, जिसके बारे में पेपर में भी छपा था। यानी सुनील ने अपने परिवार को अपने आप पर गर्व करवा ही दिया। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई थी और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सिख लोग होते हैं, जो कि उन्हीं के बॉडी गार्ड्स थे। इसी वजह से काफी सारे सिखों को तिहाड़ जेल में लाकर बंद कर दिया जाता है। ये सब देखकर मंगत को काफी दुख होता है, क्योंकि वो भी एक सिख था। इसके बाद पुलिस वाले सिखों को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं और मंगत चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। साथ ही तिहाड़ जेल के सभी सिख जेलर्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस पे मंगत उनसे पूछता है कि आप लोग हमें ऐसे हटा क्यों रहे हैं। तब राजेश उसे कहता है कि तुम्हें हटाने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया है, मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। इतना कहने के बाद मंगत को तिहाड़ जेल से निकाल दिया जाता है। फिर राजेश बाकी ऑफिसर से कह रहा होता है कि अगर इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी हटा दी जाती तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम सरजू को देखते हैं, जो कि नीला पर काफी गुस्सा था और वो आज नीला की जान ले लेता है। इसके बारे में जब सनी को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि नीला उसी का आदमी था। फिर सनी अपने सभी आदमियों से कहता है कि आज के बाद जेल में सभी लोग हमारे दुश्मन हैं, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर जब नीला के मरने की खबर ऑफिसर को मिलती है तब दहिया सरजू को खूब मारता है। इधर सुनील मंगत से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ मंगत ने खूब शराब पी रखी थी। तब सुनील उससे कहता है कि जेल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तिहाड़ जेल को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मंगत तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। इधर दहिया जेल में सभी कैदियों पर नजर रख रहा होता है। साथ ही सनी के आदमी भी दहिया को मारने का प्लान बना रहे थे। फिर जब दहिया जेल में कैदियों को देख रहा था तभी कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं और वो सभी कैदी मिलकर दहिया को खूब मारते हैं। इसी बीच सुनील भी वहाँ दहिया को बचाने आता है तो उसे भी खूब मारा जाता है। फिर अगले दिन हम दहिया और सुनील को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी। तब जेल में राजेश सनी से जाकर कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे ऑफिसर पर हमला क्यों किया था। इस पे सनी उससे गुस्से में कहता है कि हम लोग अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम हमेशा के लिए मिटा देंगे। जो सुनकर राजेश भी कुछ कह नहीं पाता। फिर अगले दिन सुनील वापस से काम पर आता है और दूसरी तरफ राजेश सभी ऑफिसर से कहता है कि आज से कोई भी कैदी अपने जेल से बाहर नहीं निकलेगा, सभी कैदियों को अपने जेल के अंदर खाना खाना पड़ेगा और इसी तरह से हम जेल में शांति बनाए रख सकते हैं। इस पे सुनील कहता है कि हम लोग कब तक कैदियों को जेल में बंद रखेंगे, हमें एक बार तो सबसे बात करनी चाहिए। तब राजेश उसे समझाता है कि कोई भी कैदी हमारी बात नहीं मानेगा। मैंने दहिया को कैदियों के पास जाने से मना किया था, लेकिन दहिया ने मेरी बात नहीं मानी और आज देखो उसका कितना बुरा हाल हो रखा है। तब सुनील उसे कहता है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपने सारे कैदियों को अपना दोस्त बनाकर रखा था, आप अगर पहले से ध्यान देते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। इसके बाद शोभराज सुनील को बुलाता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है, मेरे परिवार वाले मेरे लिए मिठाई भेजेंगे, तो क्या तुम मेरे लिए वो मिठाई लाकर दे सकते हो। इस पे सुनील कहता है कि मैं आपको जरूर वो मिठाई लाकर दूंगा। फिर जेल में राजेश अनिल से जाकर कहता है कि मैं तुम्हें त्यागी गैंग को मारने का पूरा मौका दे रहा हूँ, पर तुम किसी भी सरदार गैंग के आदमी पर हाथ नहीं उठाओगे। असल में राजेश एक गैंग से दूसरी गैंग को मरवाना चाहता था, लेकिन इस बात की खबर सनी को मिल जाती है और जब राजेश अपनी बेटी के साथ कार में जा रहा होता है तभी रास्ते में सनी के आदमी राजेश के ऊपर गन तान देते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर हमारे बॉस को जेल में कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। ये देखकर राजेश काफी ज्यादा डर जाता है और थोड़े टाइम बाद राजेश की पत्नी आकर अपनी बेटी को राजेश के पास से ले जा लेती है, जो बात राजेश को अच्छी नहीं लगती। फिर सुनील दहिया से जाकर कहता है कि हम दोनों को वापस से दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक जेल में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। जिसके बाद ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग त्यागी गैंग को तोड़ने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं और वो लोग सबसे पहले मंगत को जाकर कहते हैं कि तिहाड़ जेल को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तब मंगत भी उनकी बात मान लेता है और असल में मंगत की मदद से वो लोग सरदार गैंग को शांत कराते
जाते हैं क्योंकि सरदार गैंग के लोग बस मंगत की बात ही सुनते थे। साथ ही वो लोग सनी को दूसरे शहर के जेल में ट्रांसफर करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अगर सनी जेल में नहीं होगा तो उसकी पूरी गैंग ही खत्म हो जाएगी। फिर वो लोग सभी कैदियों को अपनी तरफ लाने के लिए उन्हें काफी सुविधाएं भी देते हैं जिससे सारे कैदी उनकी बात मानने लगते हैं। वहीं मंगत भी सभी कैदियों की मदद से त्यागी गैंग के छुपाए हुए हथियार ढूंढ लेता है। फिर जब सनी को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है तो त्यागी गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके बाद सारे कैदियों को अलग अलग जेल में डाल दिया जाता है और इन सभी का पूरा ग्रुप टूट जाता है। अब शुरुआत में तो हम देखते हैं कि सभी कैदी एक दूसरे से काफी लड़ रहे थे, लेकिन समय के साथ जेल का माहौल ठीक होने लगता है और सारे कैदी अकेला होने के कारण शांत हो जाते हैं। जिसके बाद एक दिन सुनील प्रिया को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से कैदियों को लॉयर मिल रहे हैं। इस पे प्रिया कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद कर दी है लेकिन तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और इसी बात को लेकर प्रिया सुनील पर गुस्सा करने लगती है। फिर अगले दिन से जेल में सब कुछ ठीक हो जाता है और जेल में हर जगह शांति बनी हुई थी। जिसके थोड़े टाइम बाद भैया की बीवी को एक बेटी होती है जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम गर्वित को देखते हैं जिससे मिलने कविता आती है और कविता को भी गर्वित से प्यार हो गया था। इसके बाद सभी लोग जेल में खुशी खुशी रह रहे होते हैं और सुनील भी तिहाड़ जेल में इतनी शांति देखकर काफी खुश था क्योंकि आखिरकार सुनील की सारी मेहनत रंग ला रही थी। अब सीन चेंज होता है और हम जेल में सभी ऑफिसर्स को बेहोश देखते हैं। असल में सभी ऑफिसर ने शोभराज के दिए लड्डू खा लिए थे जिससे वो बेहोश हो गए और उन लड्डू में शोभराज ने बेहोशी की दवाई मिला रखी थी, जिसका फायदा उठाकर शोभराज जेल से भाग जाता है। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा अगर आप पाताल लोक सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में पाताल लोक लिख दीजिएगा, हम कल ही सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।